स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों बात करेंगे शेयर बाज़ार की। दोस्तों मंडे को कैसा रह सकता है शेयर बाज़ार 14 अगस्त को। तो आज बाज़ार में क्या था, क्या कारण था आज बाज़ार काफ़ी गिरा। निफ्टी और निफ्टी बैंक सेंसेक्स तीनों इंडेक्स आज काफ़ी गिरे। क्या रीज़न थे इसके पीछे, तो दोस्तों पूरा हम जानने की कोशिश करेंगे, एनालिसिस करेंगे और मंडे को क्या रह सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी का टारगेट क्या लेवल रह सकता है, ये दोस्तों हम पूरा जानने की कोशिश करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे क्या एफआईज की पोजीशन कैसी है, यूएस मार्केट कैसी है, कौन से इंडिकेटर हैं जो मार्केट को गिरा रहे हैं, एफआईज क्या कर रहे हैं जिसके चलते मार्केट गिर रही है, एफआईज की सेलिंग आ रही है, क्या उसकी सेलिंग कंटिन्यू रहेगी या फॉलो थोड़ी बाइंग आ सकती है मार्केट में। तो दोस्तों क्या रह सकता है, कौन से ऐसे दो आपके लिए मैं स्टॉक भी लेकर आया हूँ जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो वो आज आप उसमें एंट्री कर सकते हैं मंडे को। तो जैसे ही अगर वो थोड़ा फॉल करे आप उसमें एवरेज कर सकते हैं। अच्छी कंपनी के शेयर हैं और जैसे ही वो आपको लास्ट फिर से मूव दिखाएगा तो आपका अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए क्या लेवल है वो भी हम पीसीआर डाटा उसका ओपन इंटरेस्ट पे देखेंगे, कौन सी किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कितना ओपन इंटरेस्ट है और नेक्स्ट जो 17 अगस्त की एक्सपायरी है वीकली उसका क्या क्लोजिंग किस पे आने का चांस है उसके। दोस्तों कल भी मैंने जो आपको लेवल बताया था उसी लेवल पे मार्केट क्लोज हुई है। तो ऐसे करके आप अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग करनी हो तो आपको दोनों साइड की पोजीशनें बनाकर चलना चाहिए। अगर आप मार्केट में नहीं हो, सबसे पहले तो आपको कैश में ही काम करना चाहिए। अगर आपका मन है कि आप ऑप्शन में काम करना चाहते तो आपको बिल्कुल सेफ़ जो होती है वो स्ट्रेटजी लगानी चाहिए, स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। तो दोस्तों हम पूरा एक एक करके समझते हैं, सारे इंडिकेटर्स देखते हैं। तो सबसे पहले बाज़ार पर एक नज़र मारते हैं करें तो निफ्टी आज 114 पॉइंट इसने लूज़ किया, लगभग आधा परसेंट से थोड़ा ऊपर। निफ्टी बैंक की बात करें तो इसने 342 पॉइंट लूज़ किया, लगभग पौना परसेंट। सेंसेक्स की बात करें तो इसने भी लगभग आधा परसेंट 365 पॉइंट इसने लूज़ किए। इंडिया विक्स की बात करें तो ये आज 1% ऊपर था। तो आज वॉलेटिलिटी थोड़ी बड़ी हुई थी, मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे चल रही थी। जैसे मार्केट कुछ रेंज में पहले चल रही थी, अब थोड़ी मार्केट रेंज से जब मार्केट कंसोलिडेट करती है तो नए किसी लेवल पे ऊपर या नीचे जाने की तैयारी करती है। तो अब इसका लग रहा है जो कंसोलिडेशन फेज़ था वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। मार्केट अब की नया लो और जहाँ हाई बना सकती है। अब मार्केट किसी साइड में मूव कर सकती है। तो अब हम देखेंगे कि निफ्टी कमज़ोर है, निफ्टी बैंक कमज़ोर है, किसमें कौन सा इंडेक्स जो स्ट्रॉन्ग है, कौन से इसके शेयर हैं जो मार्केट को इसको गिरा रहे थे, कौन से शेयर थे जिन्होंने थोड़ा इसको संभाला था। तो सारा हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने आज 114 पॉइंट लूज़ किया, लगभग आधा परसेंट से थोड़ा सा ऊपर। इसकी प्रीवियस की बात करें तो कल ये क्लोज़ हुआ था 19,543 पे, तो ये आज ओपन होता है 19,554 पे। लगभग ये 10 पॉइंट 11 पॉइंट गैप अप खुलता। तो गैप अप खुलने के बाद फिर ये अपना हाई बनाता 557, अपने ओपनिंग से सिर्फ 3 पॉइंट ये ऊपर जाता है। उसके बाद तो फिर ये सारा दिन गिरता ही रहता है। तो गिर कर ये अपना लो बनाता 19,412। तो लास्ट में थोड़ा सा और ऊपर जाता है तो लगभग उसी जो अपना लो लेवल था उसी के पास 20-10 पॉइंट और ऊपर जाने के बाद 10-12 पॉइंट 428 पे क्लोज़ हो जाता, आधा परसेंट से थोड़ा ऊपर की गिरावट दिखाकर। तो दोस्तों अगर हम इसके इंडिकेटर टेक्निकल चार्ट के ऊपर समझें तो अभी इसका जो RSI इसने 2-3 दिन से अपनी जो कन्फर्मेशन थोड़ी दी है, ये अभी थोड़ा बेरिश मोड में जा रहा है। ये 52 दिन की इस ट्रेडिंग सेशन में इसने RSI जी उसका 50 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो अभी दोस्तों मंडे को और बाज़ार थोड़ा निफ्टी थोड़ा और गिर सकता है। निफ्टी की बात करें तो थोड़ी सी इसमें गिरावट आ सकती है। इसने ये वाले दोस्तों जो इसने गैप छोड़े थे, ये वाले जो इसने गैप छोड़े थे ये तो इसने अपने गैप फिल किए थे। तो दोस्तों अब बाज़ार अब ये वाले अपने गैप फिल करने के लिए मार्केट नीचे भी आ सकती है। तो दोस्तों एक दिन में तो नहीं आएगी,
हो सकता है कल थोड़ा मंडे को थोड़ा नीचे आए, फिर ट्यूसडे को थोड़ा ऊपर जाएगी, जैसे गिरेगी 100 पॉइंट, चढ़ेगी 50 पॉइंट, ऐसे ऐसे करके मार्केट चलती है। जब मार्केट ने गिरना होता तो चढ़ चढ़ के गिरती है, जब चढ़ना होता तो चढ़ चढ़ के गिरती है, गिर गिर के चढ़ती है। यही फार्मूला होता है। जैसे अगर इसने मार्केट ने गिरना होता 100 पॉइंट गिरेगी, 50 चढ़ेगी, तो इसमें से नेट थोड़ी थोड़ी सी गिरावट आती रहती है, जिसमें आपको पता भी नहीं चलता कि मार्केट गिर रही है, आपको एहसास ही नहीं होना देता। इस तरह से मार्केट गिराते हैं। जब कोई बड़ा इवेंट आता है तो तब तो मार्केट एक साथ ज़्यादा गिर जाती है। तो दोस्तों यूएस बाज़ारों की बात करें, एफआईज की बात करें, तो जिसके चलते मार्केट गिर रही है, तो वो भी अच्छी। दूसरा, अभी सेशन चल रहा है फर्स्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट का, तो बहुत सारी कंपनियों के रिज़ल्ट जो इतने अच्छे नहीं आ रहे, रिज़ल्ट जो एवरेज रिज़ल्ट ही आ रहे हैं, जिसके चलते उसमें कोई शेयर है जिसमें अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं तो वो मूव कर रहा है, और वो भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखा नहीं रहा है जिसके थोड़े रिज़ल्ट ठीक आ रहे हैं। तो रिज़ल्ट भी इतने अच्छे कंपनियों के नहीं आ रहे, तो जिसके चलते वो शेयरों में, उन स्टॉक में थोड़ी सेलिंग का प्रेशर है, जिसके चलते इंडेक्स पे इफ़ेक्ट आता है। तो दोस्तों हम इसके आरएसए की बात करें तो ये अब नीचे है। तो ऑप्शन में अगर आपको काम करना हो तो दोनों साइड की पोजीशन बनाकर चलें, कम क्वांटिटी से ही ऑप्शन आप बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम इसके देखते हैं कौन से शेयर थे। दोस्तों भागने वाले आज ये शेयर थे। सबसे आगे था आज एचसीएल टेक, आईटी सेक्टर का 1171 पे ये क्लोज़ हुआ, लगभग 3.25% इसने मूव दिखाया। पावर ग्रिड की बात करें तो ये भी 1% ऊपर था। टाइटन की बात करें तो लगभग ये भी 1%। ये तीन ही शेयर थे जो 1% से ऊपर थे, 1% और उसके ऊपर थे। बाकी टाटा कम्युनिकेशन की बात करें तो ½ से कम, रिलायंस भी ½ से कम, अल्ट्राटेक सीमेंट लगभग 1/4%, टाटा स्टील भी 1/4%, टीसीएस लगभग 0.19%। एसबीआई की बात करें तो ये लगभग इसको फ्लैट ही मान सकते हैं, कोई खास इतने मूव दिखाया नहीं। तो गिरने वाले ही ज़्यादा शेयर थे। सबसे आगे था आज इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक काफ़ी कुछ दिन पहले भागा था, आज उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। एनटीपीसी की बात करें तो इसके रिजल्ट थे जिसके चलते कोई प्रॉब्लम है, रिजल्ट के चलते फिर इसमें सेलिंग आ गई है। डीविस लैब की बात करें तो ये भी पहले काफ़ी भाग गया था, इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। एसबीआई की बात करें तो ये भी आज लगभग 2.25% गिरा। यूपीएल की बात करें तो ये भी आज लगभग 2.25% के पास, 1.5% से थोड़ा ऊपर गिरा। इसमें मैंने आपको बताया था आप एंट्री कर सकते हैं थोड़ी कम क्वान्टिटी से। एशियन पेंट की बात करें तो ये कल भी काफ़ी गिरा था, आज भी गिरा। जब क्रूड का ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो एशियन पेंट जैसे जो शेयर है ये थोड़े गिर जाते हैं। सन फार्मा की बात करें तो ये भी आज 1.5% गिरा, लेकिन इसने पहले काफ़ी मूव दिखाया 2 महीनों से। ये 920 थे, 920 से 1170-80 तक चला गया था। अब जो 2-3 दिन थोड़ा थोड़ा सा गिरा, इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है। बीपीसीएल की बात करें तो ये भी आज 1.5% गिरा। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो लगभग ये भी आज 1.5% गिरा। इसने 2500 का लेवल, आज 2500 पे क्लोज हुआ, अपने दिन डे के लो पे ये क्लोज हुआ। तो अब ये हिंदुस्तान यूनिलीवर भी थोड़ा वीक लग रहा है। तो आप इसमें जैसे थोड़ी थोड़ी सी गिरावट आती, आप कम क्वांटिटी से इसमें एंट्री कर सकते हैं, अपना एवरेज प्राइस सेट कर सकते हैं। तो आगे बात करें हिंडाल्को की तो ये भी आज लगभग 1.5% गिरा। विप्रो भी 1.5% गिरा। जीएसडब्ल्यू स्टील भी आज 1.25% गिरा। टेक महिंद्रा भी आज 1.25%। इन्फोसिस, आज लगभग सभी शेयर गिरे हुए थे। इन्फोसिस भी गिरा, हीरो मोटर कॉर्प भी गिरा, आईसीआईसी बैंक, टाटा मोटर, एचडीएफसी बैंक, ये सब शेयर आज गिरे हुए थे। बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लाइफ, ओएनजीसी, बजाज ऑटो, आइसर मोटर। दोस्तों आइसर मोटर आज लगभग 0.5% गिरा। अब इसका जो इवेंट देख रहे हैं 14 अगस्त इसकी डिविडेंड की एक्स रिकॉर्ड डेट है, तो 14 आज ये गिरा। अगर इसमें जो पहले लोगों की पोजीशन थी तो आज इसका लास्ट डे था, आज 14 तारीख इसकी मंडे को एक्स डिविडेंड। आज जिसने ख़रीदा होगा, जितने उसके अकाउंट में शेयर होंगे, तो 37 रुपीज़ का डिविडेंड उसको मिल जाएगा, जितने भी शेयर उनके पास होंगे। मंडे इसकी एक्स रिकॉर्ड डेट है। नेस्ले इंडिया भी आज गिरा। आईटीसी, ब्रिटानिया, सिप्ला, सभी शेयर आज गिरने वाले थे। सिर्फ 10 शेयर ही थे जो आज थोड़े से चढ़े हुए थे। तो ये भी कोटक बैंक, भारतीय एयरटेल, डॉक्टर रेड्डी, मारुति, आईओसी, अपोलो हॉस्पिटल, एक्सिस बैंक, श्री सीमेंट और अडानी पोर्ट, ये सारे शेयर गिरे हुए थे। तो दोस्तों इसके पीसीआर की बात करें, जो इसका इस 17 अगस्त की जो वीकली एक्सपायरी है उसका पीसीआर भी आप देखिए कितना नीचे आ गया, 0.68 आ गया। और इसकी जो मैक्सिमम क्लोजिंग पेन है वो भी अभी भी 19,500 के आसपास है, जो करंट लेवल से
50 पॉइंट ही नीचे है। तो इसी रेंज के बीच ही मार्केट क्लोज कर सकती है नेक्स्ट वीक की जो इस क्लोजिंग की आ रही है। तो इसके मंथली पीसीआर का डाटा अगर देखते हैं तो वो अभी थोड़ा वो भी कम हुआ, 1.10 हो गया। तो मैक्सिमम मंथली क्लोजिंग वो भी 19,500 के आसपास का ही लेवल मैक्सिमम आ रहा है। तो दोस्तों अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ने भी आज 342 पॉइंट लगभग पौने % का लूज़ किया। इसका प्रीवियस था 44,548, ये ओपन होता है 44,568, लगभग ये 20-25 पॉइंट गैप अप खुलता। तो गैप अप खुलने के बाद फिर ये 3 पॉइंट और ऊपर जाता, 571 का ये हाई बनाता। उसके बाद तो फिर सारा दिन ये गिरता ही रहता, 44,120 तक आ जाता है। तो 120 से लास्ट में थोड़ा सा रिकवर करके 199, लगभग 44,199 पे ये 342 पॉइंट लूज़ करके क्लोज़ हो जाता है। तो इसके दोस्तों जो इंडिकेटर टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखिए तो ये अब इसका जो ये काफ़ी अब ये थोड़ा बेरिश मोड में चला गया। इसका आरएसआई देखें तो 37, ये आप ब्लू कलर की जो लाइन देख रहे हैं ये वाली, ये इसकी आरएसआई की है। तो आरएसआई की बात करें तो इसका आरएसआई जो वो अभी 38 के पास आ गया, जो अपने बुलिश मोड में माना जाता है। तो दोस्तों बात करेंगे इसका, अब इसमें आप देखिए ये वाले जो इसने गैप थे छोड़े थे, ये इसने तो गैप भर दिए। अभी ये वाला ये लगभग ये गैप भी इसने भर दिया। तो इसने तो लगभग सारे अपने गैप भर दिए। अब ये यहाँ पे इसका अगर हम 200 मूविंग एवरेज देखें इसकी, तो ये जो रेड कलर की आप देख रहे हैं इस पे इसका मूविंग एवरेज है। तो अब ये दोस्तों थोड़ा और भी नीचे थोड़ा कमज़ोरी दिखा सकता है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट है, 100% आपको कोई नहीं बता सकता। आपको अपनी तैयारी दोनों साइड की बनाकर चलनी चाहिए। ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन आपको अपनी पोजीशन को टाइम के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे आपने मान लीजिए पोजीशन बना ली, तो आपको लग रहा है कि इसमें मार्केट में तो कोई इवेंट आ गया, कोई न्यूज़ आ गई है, तो जिसके चलते कुछ भी मार्केट अप डाउन जा जाती है, तो एक साथ आपको बॉन्ड होके रहने की ज़रूरत नहीं, अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपको मार्केट के हिसाब से आप पोजीशन को एडजस्ट करके अपना, अगर लॉस होगा तो आप लॉस कम कर सकते हो, तो प्रॉफिट आप अपना और बढ़ा सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। तो दोस्तों ये इसका इंडिकेटर था। इसने ये 50 डेज़ की मूविंग एवरेज को भी इसने ब्रेक डाउन किया। ये देखिए ये इसकी जो 44,715 इसका 50 डेज़ का था, तो लगभग अब ये उसके नीचे चला गया। इसने लगभग लोअर ब्लिंजर बैंड को भी टच कर दिया। ये वाली जो वाइट लाइन है ये ब्लिंजर बैंड की लोअर लाइन है, ये मिडल लाइन है और ये अपर लाइन है। तो ब्लिंजर बैंड को भी इसने नीचे कर दिया। हो सकता है दोस्तों ये मंडे को और गिर के ये ब्लिंजर बैंड को और थोड़ा नीचे लेके आ सकता है। तो दोस्तों ब्लिंजर बैंड जो विड्थ है वो थोड़ी और चौड़ी हो रही है, जिसके चलते ये पता चलता है कि निफ्टी बैंक अब थोड़ा निफ्टी 50 से मुकाबले थोड़ा वीक ज़्यादा है। तो इसलिए आपको उस हिसाब से अपनी पोजीशन को बनाकर चलना चाहिए। आप इसकी पुट को बाई करें चाहे कॉल को सेल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको डिस्क्लेमर दे दूं, वो आपके ऊपर, आपने पूरा एनालिसिस करना, समझना, किसी और की सलाह भी ले लेनी है, अपना माइंड देख के करना, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है तो प्रॉफिट भी हो जाता है। तो आपको ये सारा ध्यान में रख के ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो देखते हैं इसके कौन से शेयर थे जो आज भाग रहे थे। आज सबसे आगे था पीएनबी, लगभग फिर 2% भागा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी आज लगभग 0.5% भागा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आज 0.5% से थोड़ा कम ही भागा। बैंक ऑफ बड़ौदा भी आज 0.4% भागा। एसबीआई तो आज लगभग फ्लैट ही था। तो ये शेयर थे जो थोड़े से भागे थे, बाकी ये गिरने वाले थे। सबसे आगे था इंडसइंड बैंक 2.25%, आईसीआईसीआई बैंक 1.25%, एचडीएफसी बैंक 1%, बंधन बैंक लगभग 1%, फेडरल बैंक 0.5%, कोटक बैंक लगभग 0.5% और एक्सिस बैंक 1/4%। तो ये शेयर थे जो आज गिर रहे थे। इसके पीसीआर डाटा की बात करें तो इसका पीसीआर जो 17 अगस्त की वीकली एक्सपायरी उसका भी कम हो गया, 0.64 आ गया। और इससे जो मैक्सिमम क्लोजिंग पेन आ रही है वो आ रही है 44,400 के पास। तो जो इसका करंट लेवल जहाँ पे इसने आज क्लोजिंग दी है, तो इसी लेवल के बीच इसकी लगभग क्लोजिंग की मैक्सिमम पेन आ रही है। तो अपनी पोजीशन को आप उस तरह से एडजस्ट करके चले कि इतनी लेवल के बीच इसकी एक्सपायरी हो सकती है 17 अगस्त की वीकली एक्सपायरी। तो मंथली पीसीआर देखें तो वो भी आज काफ़ी नीचे आया, 0.93 हो गया। और मैक्सिमम क्लोजिंग इसकी
44,500 लगभग 100 पॉइंट ऊपर की दिखा रहा है। तो जैसे जैसे मार्केट में मूवमेंट चलती है ये डाटा भी चेंज होता रहेगा। अगर मार्केट और गिरेगी तो इसमें थोड़ी चेंज और आ सकती है, मार्केट थोड़ी रिकवर करेगी तो इसमें भी चेंज आएगी। तो ये दोस्तों एक आइडिया हमें लग जाता है कि मार्केट में कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कितना ओपन इंटरेस्ट है, कॉल राइटर कहाँ पर बैठे ज़्यादा, पुट राइटर कहाँ पर बैठे, जिस पे ये सारा डाटा निकल के सामने आता है। तो दोस्तों आगे बात करेंगे एफ आईज़ ने क्या किया। दोस्तों एफ आईज़ की बात करें तो एफ आईज़ से काफ़ी माल बेची जा रहे हैं। उन्होंने आज अब तक टोटल अगस्त मंथ की बात करें तो 7,546 करोड़ की सेलिंग की है। आज उन्होंने 3,073 करोड़ की सेलिंग की है कैश में। तो वहीं डी आईज़ ने क्या किया, डी आईज़ ने आज 500 करोड़ की बाइंग की है। तो नेट जो सेलिंग ही आई है जिसके चलते मार्केट गिरी है। फ्यूचर की बात करें एफ एन ओ की, एफ आईज़ ने जो इंडेक्स का जो फ्यूचर थे उसमें इन्होंने आज लगभग 100 करोड़ ही मान लेते हैं, 99.79 100 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है। तो अब तक का अगर टोटल डाटा देखें जो इन्होंने इंडेक्स के जो फ्यूचर थे उसमें पूरा अगस्त मंथ थे इन्होंने 3,760 करोड़ की सेलिंग की है। तो वही जो फ्यूचर के इंडेक्स की जो ऑप्शंस थी उसमें इन्होंने आज 6,832 करोड़ की बाइंग की है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये डाटे को मैनिपुलेट करते हैं, इसमें इन्होंने नेट अब तक की 3,767 करोड़ 60 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है। तो यहाँ पे इन्होंने लगभग बोल सकते हैं लगभग डबल से भी ज़्यादा, डबल से भी 3-4 गुना इन्होंने यहाँ पे बाइंग की है। तो ये ऐसे मार्केट को मैनिपुलेट करती हैं, उसका फ्यूचर शॉर्ट कर देते हैं, ऑप्शन में उसको बाई कर लेती हैं, कभी उसको इधर कर देते हैं, कभी उधर करके उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो नेट में ये एक बार प्रॉफिट निकाल के निकल जाते हैं। तो ये बहुत मैनिपुलेशन के साथ काम करते हैं, इनका जो फंड होता है बहुत ज़्यादा पैसा होता है, उसके साथ ही सारी मार्केट घूम जाती है। तो ऑप्शन स्टॉक की बात करें तो इन्होंने एफ आईज़ ने स्टॉक के जो फ्यूचर थे वो भी अब तक की बात करें 11 अगस्त तक की तो 12,897 करोड़ की इन्होंने टोटल इसमें सेलिंग की है। तो आज 11 अगस्त की बात करें तो 1,583 करोड़ की आज भी इन्होंने सेलिंग की है। तो जो स्टॉक के ऑप्शंस थे इसमें भी इन्होंने लगभग 1,317 करोड़ की अब तक अगस्त मंथ में सेलिंग की है। तो आज इन्होंने 193 करोड़ की सेलिंग की है जिसके चलते मार्केट आज गिरी। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे यूएस बाज़ारों की। दोस्तों यूएस बाज़ार की बात करें, ग्लोबल मार्केट की बात करें तो निफ्टी की ये हमारे इंडेक्स आज गिरा, सेंसेक्स गिरा, निफ्टी विक्स आज बढ़ा था। डॉ जोन की बात करें तो डॉ जोन दोस्तों पहले भी 2-3 दिन से गिर रहा, तो आज भी ये लगभग 65 पॉइंट गिरा, लगभग 1/4%। S&P 500 ये भी आज गिरा। नेस्डेक की बात करें तो ये भी लगभग 0.5% गिरा। स्मॉल कैप 2000 ये भी गिरा। S&P 500 विक्स ये भी गिरा इनका। S&P STX ये थोड़ा सा ऊपर था। कनाडा का ये 50 जो इंडेक्स है ये आज एक जो थोड़ा सा ऊपर था। बोस्पा की बात करें तो ये आज ½ % ऊपर था। तो BMVIPC ये देखें तो ये लगभग थोड़ा फ्लैट ही था। डेक्स की बात करें तो ये 154 पॉइंट नीचे, लगभग 1%। तो वहीं ये कनाडा का बाज़ार देखें, ये इस लाइन में आप सारे देख रहे हैं, इस स्लाइड में सारे के सारे जो यूएस बाज़ार थे वो इसके इंडेक्स गिरे पड़े हैं। तो आगे बात करते हैं ये वाले, इसमें देखें तो ये भी सारा चाइना का बाज़ार, न्यूजीलैंड, ये सारा का सारा लालगी में ये सारा गिरा हुआ है। शंघाई, इसका हांगकांग, ताइवान वेटेड ये सारे गिरे हुए हैं। और इसका कॉस्पे की बात करें ये भी आज गिरा। कराची की बात करें तो ये पाकिस्तान का जो बाज़ार है वो लगभग 1.25% ऊपर है। तो दोस्तों गिरने वाले काफ़ी यूएस बाज़ारों की। अब ग्लोबल मार्केट की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं सारे की सारी लालगी है, सारे के सारे बाज़ारों के इंडेक्स गिरे पड़े हैं। सिंगापुर, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, हांगकांग, तो ऑस्ट्रेलिया ये सारे गिरे पड़े हैं। और ताइवान ये भी गिरा हुआ है। चाइना का ये भी ETF जो इनके जो भी गिरे पड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, ये देखिए सारे बाज़ार जो इंडोनेशिया, जापान का इंडोनेशिया, ये सारे बाज़ार, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, थाईलैंड थोड़ा सा पॉजिटिव है। बल्कि मेजॉरिटी ऑफ जो ग्लोबल मार्केट का देखें तो इस संकेत थोड़े नेगेटिव है, जिसके चलते मार्केट में काफ़ी प्रेशर है और मार्केट गिर रही है। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं ये सारा इस चलते मार्केट का मूड कैसा बन रहा है। दोस्तों मार्केट के मूड की बात करें तो मार्केट का मूड काफ़ी ग्रीड बढ़ गया, फियर बढ़ गया, लोगों को बहुत अब डर में आ गए हैं। कल था
94, आज 25.31 हो गया, 25.31 हो गया। फियर बहुत बढ़ गया, तो फियर बढ़ता जा रहा है मार्केट के मूड के हिसाब से। तो जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं जो मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं उसको अब हम देखते हैं। दोस्तों इंडिया यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये कल 102.1 था, आज 102.60 हो गया, मतलब कि 60 ये बढ़ गया, जो हमारे अगेंस्ट है। जब यूएस डॉलर इंडेक्स का रेट बढ़ता है तो वो हमारे अगेंस्ट होता है। यूएस क्रूड ऑयल की बात करें तो ये भी आज थोड़ा सा नीचे आया, कल 83.53 पैसे था डॉलर, मतलब कि डॉलर था, तो आज $83.36 हुआ, जो थोड़ा कम हुआ, हमारे फेवर में है। तो यूएस आईएनआर की बात करें तो ये भी आज थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा है, लगभग 10-11 पॉइंट ये ऊपर गया, जो हमारे फेवर अगेंस्ट है। तो 10 ईयर यील्ड की बात करें तो ये लगभग 1 पॉइंट ऊपर है, तो ये लगभग इसको हम न्यूट्रल ही बोल देते हैं, तो ये न्यूट्रल है। 4 में से 2 इंडिकेटर हमारे अगेंस्ट है, एक हमारे फेवर में और एक न्यूट्रल है। तो इस तरह से दोस्तों मार्केट का जो मूड माहौल बन रहा है वो फियर का बन रहा है। मार्केट में लोगों को अब थोड़ा फियर सा लग रहा है कि मार्केट जहाँ पे गिर सकती है। लेकिन दोस्तों जब मार्केट में बहुत सारे लोगों को फियर लगता है, डर लगता है, वो मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट गिर रही है, तो जैसे मेजॉरिटी ऑफ पर्सन जैसे ट्रेडर से ज़्यादा शॉर्ट करेंगे तो मार्केट फिर ऊपर जा सकती है। जब मार्केट के ऑपोजिट एक साइड में काफ़ी लोग काम करते हैं तो ऑपरेटर फिर उसके ऑपोजिट मार्केट को चला देता है। मान लीजिए बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट कर दिया, लोगों को पता लगे, डर लगे हैं कि जैसे कि मार्केट अब काफ़ी गिर रही है, उसने सपोर्ट भी तोड़ी है, तो ऐसे वो अगर और शॉर्ट उसको करेंगे, कॉल शॉर्ट करेंगे, तो मार्केट उनको लगेगा मार्केट गिरेगी, लेकिन इसका उल्ट जो होता है ऑपरेटर मार्केट को ऊपर खींच देता है, तो सारे जो कॉल राइटर होते हैं उनकी ऐसी की तैसी हो जाती है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन 2 स्टॉक लेकर आया हूं, जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करके आज इसको बाई कर सकते हैं मंडे को, फिर अगर गिरता थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। जितना भी आपके पास कैपिटल है उसको आप मिनिमम 5 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करिए, और जैसे जैसे वो 2-2%, जैसे पहले ही शेयर मान लीजिए कोई 10% आपके टॉप से गिर गया, तो 10% के और फॉल आने तक आप उसमें अपनी 5 इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो अपने टॉप से 20-22% गिरेगा, लेकिन आपका जो गिरावट होगा वो सिर्फ 5% ही होगा। तो जैसे वो पहले शेयर मान लीजिए कि 20% 22% गिर गया, तो आपकी गिरावट सिर्फ 5% होगी। तो जैसे वो अपने पहले रेट के ऊपर भी आएगा तो आपका 15-16% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये दोस्तों अच्छी कंपनी है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन या 15 दिन। तो जो दोस्तों शेयर नीचे होते गिरे होते उसी में ही एंट्री करने का बेनिफिट होता है। जो शेयर पहले भाग जाते हैं, काफ़ी ऊपर चले जाते हैं, तो दोस्तों कुछ लोगों की स्ट्रेटजी ऐसी होती है कि जैसे वो RSI 50 के ऊपर आता है, उसके ऊपर कंफर्मेशन देता है कि अब स्टॉक जो बुलिश मोड में आ गया, तो लोग तब उसको बाई करने की प्लान करते हैं। जहां शेयर जब काफ़ी 60 और 70 के RSI के ऊपर होता है, शेयर ऊपर जा रहा होता है, तो तब लोग उसमें बाइंग करते हैं, तो उसमें प्रॉफिट निकाल के निकल जाते हैं। लेकिन वो दोस्तों जो बड़े एक्सपर्ट ट्रेडर होते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप नए हो तो आपको भागती हुई ट्रेन में नहीं बैठना चाहिए, जो ट्रेन पहले से रुकी होती है अपने आराम से टिकट लेकर वहाँ सीट पर जाके बैठ जाना चाहिए। आराम से आप धीरे धीरे अपने शेयरों को एक्यूमुलेट करते रहिए, जैसे जैसे थोड़े नीचे आता है तो जैसे शेयर मूव दिखाएगा तो आपको प्रॉफिट बन जाएगा, अच्छा प्रॉफिट बनेगा। अगर आप भागती हुई ट्रेन में मान लीजिए कोई शेयर आपने जब 70-80 के RSI के ऊपर शेयर अपने हाई के ऊपर चला जाता, तब उसमें बाइंग करके वहाँ पे तो वो ट्रेडर जो होते हैं वो कुछ 5-10 मिनट के मतलब के कैंडल के ऊपर टेक्निकल के ऊपर ट्रेड करके निकल जाते हैं प्रॉफिट लेके। अगर आप इतने एक्सपर्ट हो तो फिर आप ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको अगर वहाँ पे शेयर नीचे आ गया तो आप मानिए कि शेयर अगर उसने 10% या 15% की 1 या 2 महीने में रैली दिखा दी है, अगर आप उस टॉप के रेट के ऊपर फंस जाएंगे तो फिर आपको काफ़ी देर वेट करना पड़ सकता है। जैसे अब शेयर कोई पहले 10% गिर गया, 15% गिर गया, तो उसमें आप जैसे एवरेज करोगे अपनी कैपिटल को 5 या 6 पार्ट में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा सा उसमें ऐड करते रहोगे, तो आपका लॉस बहुत कम आपको शो करेगा। और जैसे ये फिर से मूव करेगा ऊपर की तरफ, तो आप उसी प्राइस के ऊपर इसको देख लें जहाँ पे आपने बाई किया, जहाँ से ये नीचे आया था, तो आपका अच्छा मोटा प्रॉफिट बनेगा। तो दोस्तों ये देखिए कौन सा शेयर मैं आपके लिए लेकर आया, दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर। दोस्तों इसके हम टॉप की अगर बात करें, यहाँ से जहाँ जो हम इस कैंडल चार्ट में हमें दिख रहा है, ये यहाँ से हम अगर देखें जी 2775 से अब ये आ गया 2500 पे, ठीक है। तो लगभग
275 पे, तो इसका हम 10% देखें तो ये 250 बन गया। 12% लगभग ये 12% गिर गया। कितने दिनों में इसकी ये कैंडल सेशन हम देखते थे ट्रेडिंग सेशन के कैंडल्स जैसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 मतलब कि लगभग एक महीना 30 डेज में ये लगभग एक महीने में ये 12% गिर गया। तो 12% ये गिर गया तो मान लीजिए अभी आप 2500 पे इसमें एंट्री करते हैं। मान लीजिए आपने 100 शेयर का पैसा है आपके पास, ठीक है, चाहे इसकी अमाउंट भी आप इसको कर लो 1 लाख रुपये, मान लो आपने 1 लाख, तो 1 लाख आप पहले 20% इसमें इन्वेस्ट करेंगे। आप करेंगे इसका 20%, 20,000 जितने भी शेयर आएंगे, राउंड फिगर में कर लेंगे शेयरों को, 5 आएंगे 10 आएंगे जितने भी आएंगे, ठीक है। तो जैसे ये फिर जैसे आज इसने 1.5% लगभग फॉल दिखाया, अगर फिर मंडे को तो आप इसको लेंगे, ट्यूसडे को मान लीजिए फिर ये 1% या 1.5% नीचे आता है, जैसे 20 रुपये आज नीचे आया, तो 20-25 पर नीचे आया, तो आप इसको मान लीजिए जैसे ये 2480 तक आया था, 75 तक आया था, तो 20 शेयर आप फिर में उसमें ऐड 20% लगा सकते हैं। जैसे फिर ये 2450 तक आ जाता तो फिर इसमें 20 लगा सकते हैं। फिर ये मान लीजिए 2425 तक आ जाता तो फिर इसमें 20%, फिर 2400 तक भी आ जाएगा तो तब भी आप इसमें, तो इतना दोस्तों अभी इतना ओवरसोल्ड हो गया। ये देखिए इसका RSI कितना आ गया 31, तो 31 का RSI ये काफ़ी ओवरसोल्ड हो गया। तो और जब ये 5 बार ये गिरेगा, एक दिन में नहीं गिरे, हो सकता एक दिन गिरे थोड़ा सा फिर ऊपर आ जाए फिर गिरे ऐसे, तो मेरे कहने में हो सकता है यहाँ से गिरे ना रिवर्स भी कर सकता है क्योंकि इस काफ़ी ओवरसोल्ड हो गया। कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह से प्लान करोगे तो आपके लॉस होने के चांस कम रहेंगे, प्रॉफिट के ज़्यादा बनेंगे। जैसे ये यहाँ से मूव करेगा 2400 तक का भी आप 5 बार करोगे तो मान लो 2500 से लेकर आपने 24 5 बार इसमें इन्वेस्टमेंट है 100, तो लगभग आपका जो प्राइस है इसका प्राइस होगा 2400, आपका प्राइस होगा 2450। तो जैसे ये मूव करेगा तो 25-30 दिन रुपए तो ये एक दिन में रिकवर करेगा। जैसे इसकी मूवमेंट इसमें बाइंग आएगी, जैसे ओवरसोल्ड हो जाएगा तो फिर इसकी बाइंग आएगी। जैसे इसकी बाइंग आएगी तो एक ही दिन में ये 2450 आपके रेट के ऊपर आ जाएगा। तो फिर अगर आप उसको रैली देखोगे 5-10 दिन तो आप उसको होल्ड करोगे तो आपने मान लीजिए 2600 के ऊपर भी आप बेच सकते हो, 2700 के ऊपर ही बेच सकते हो, 150 रुपये भी अगर आपने एक प्रॉफिट कर लिया एक शेयर के पीछे या 200 रुपया, तो आपने 50 शेयर भी लिए या 100 शेयर भी लिया तो आपका प्रॉफिट देखिए कितना बनेगा। तो ये दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग करके भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो पेशेंस के साथ अगर आप ऑप्शन में काम करोगे तो पैसा आपका जीरो भी हो सकता है, एक दिन में पैसा बहुत ज़्यादा भी बन सकता है और जीरो भी हो सकता है। आप कैश में काम करोगे तो आपका पैसा जीरो नहीं होगा, कम ज़्यादा से ज़्यादा आपको लॉस शो करेगा कि आपने 2600 का शेयर लिया था आज 2500 हो गया, तो 100 रुपये शेयर का लॉस हो गया, तो आपको कहें 10 शेयर लिए तो आपका 1000 का लॉस हो जाएगा। तो लेकिन आप उसमें और शेयर कम रेट वाले भी ऐड करेंगे तो आपकी एवरेज बन जाएगी। तो जैसे शेयर की एवरेज आप एक्यूमुलेट करते रहेंगे, शेयर को ऐड करते रहेंगे, जैसे वो रिवर्स करेगा तो आपका प्रॉफिट बन जाएगा। तो दूसरा देखते हैं तो कौन सा शेयर है दोस्तों, HDFC बैंक की बात करें तो ये भी आप देखिए ये लगभग आज अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास आ गया। ये आप इसको खरीद सकते हैं। ये 200 दिन की जो ये लाइन है रेड वाली, ये इसकी लगभग 1624 के पास है। तो इसने आज 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया। तो जब ये अगर मंडे को कंफर्मेशन देगा इसको इसके नीचे आ जाएगा, इसने जो इसकी ये बाकी सारे देख रहे हैं लाइनें येलो पिंक कलर की, येलो ग्रीन, ये इसके 50 डेज़ 100 डेज़ और 150 डेज़ की मूविंग एवरेज है। तो ये रेड वाली 200 डे, इसने सारे मूविंग एवरेज को पीछे छोड़ के ये नीचे आ गया। इसका मतलब और इसका RSI भी 39 आ गया। अब ये ओवरसोल्ड हो गया। अब ये 200 दिन की मूविंग एवरेज को अगर इसने मंडे को भी तोड़ के और नीचे गया तो फिर दोस्तों ये थोड़ा और बेरिश मोड में जा सकता है। फिर ये अपना मतलब कि RSI इसका 25 तक भी आ सकता है। जब 25 तक RSI आएगा, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड होगा तो इसका प्राइस लगभग ये 1600 से भी थोड़ा नीचे आ सकता है, 1550 तक और 1580 तक भी आ सकता है। तो इसमें भी आपने वही स्ट्रेटजी लगानी है, आपने जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है उसका मिनिमम 20% आप 5 और 6 पार्ट में डिवाइड कर लें तो आपको दोस्तों कभी भी कोई हरा नहीं सकता, आप एंड में प्रॉफिट में निकलोगे। दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है, HDFC बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा दिग्गज बैंक है। तो FM इसका मतलब के देखें तो निफ्टी बैंक में बहुत बड़ा वेटेज है, निफ्टी 50 में इसका वेटेज है। तो ये अच्छी जो कंपनियां के शेयर होते हैं ये बहुत देर तक नीचे नहीं रहते।
आप देख रहे कितने दिनों से ये अब नीचे आ रहा है। अब ये इसका कंसोलिडेशन फेस भी था जहाँ पे इतना इसने कितना कंसोलिडेट किया, जहाँ पहले यहाँ पे कंसोलिडेट किया। जब कंसोलिडेट करता है शेयर तो फिर कोई नया हाई जहाँ लो बनाता है, तो ये इससे यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया तो थोड़ा यहाँ पे आया, अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो हो सकता है अब थोड़ा सा जहाँ नीचे आके भी कंसोलिडेट कर सकता है। तो दोस्तों मार्केट को किसी ने एंड में ऊपर ही जाना होता है, शेयर को और मार्केट को और इंसान को एक ना एक दिन जाना तो ऊपर ही है। तो जब वो नीचे की आप मार्केट में खेलोगे ना दोस्तों, तो आपके लॉस होने के चांस कम रहते हैं। अगर आप उसको ऊपर के शॉर्ट करते हो तो शेयर ने दोस्तों जब ऊपर जाने की बारी आती है ना, इतना ऊपर चला जाता है तो आपके पास फिर शेयर ही नहीं होते। आप जैसे ऑप्शन में कॉल को सेल करते हैं तो उसमें आप बहुत ज़्यादा फंस सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों अलग सी स्ट्रैटेजी होती है, वो मैंने बताई आपको। जैसे फ्यूचर के साथ हेज करके अगर आपने कॉल को सेल करना हो तो फ्यूचर के साथ आप उसको अपने ब्रेक इवन पॉइंट के साथ, जब वो ब्रेक इवन पॉइंट आता है उसके ऊपर आप फ्यूचर के साथ उसको हेज करके चल सकते हैं, तो आपका लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी आज की सारी हमने एनालिसिस करने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको ये दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।